तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दो और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। शहर के विशाल द्वार पर सूरज की आखिरी किरणें लालिमा बिखेर रही थीं, मानो स्वर्ग भी इस क्षण की महानता को नमन कर रहा हो। वीर प्रताप अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार धूल उड़ाते हुए पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान की बजाय एक अटल संकल्प चमक रहा था, जैसे कोई शेर जंगल का राजा बनने को तैयार हो। द्वार के ठीक सामने सितु सेन ने सारे सिविल और मिलिट्री अफसरों को लेकर सलामी दी। उसकी आवाज में उत्साह और सम्मान का ऐसा मिश्रण था कि हवा भी थर्रा उठी। उत्तर राजकुमार ने राक्षस संप्रदाय की साजिश को चूर चूर कर दिया। महान शाओ नेशन को बचा लिया। आपने अपार योग्यता दिखाई है। अब जब सम्राट हमें छोड़ चुके हैं तो देश एक दिन के लिए भी राजा के बिना नहीं रह सकता। हम सब विनती करते हैं कि उत्तर राजकुमार सिंहासन पर विराजे और महान शाओ नेशन की कमान संभालें। सितु से के शब्दों का अंत होते ही सारे अफसर घुटनों पर गिर पड़े। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी, जैसे कोई महासागर उफान मार रहा हो। हम विनती करते हैं, उत्तर राजकुमार सिंहासन पर विराजे। वीर प्रताप ने अपनी नजरें अफसरों पर घुमाई, फिर उन राजकुमारों पर जो सिर झुकाए उनके सामने नतमस्तक थे। उनके होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान तैर गई। राजकुमारों की इतनी लंबी कतार में मैं तो नौवां हूं। उत्तराधिकार के नियमों के हिसाब से शायद अभी उत्तर राजकुमार की बारी न आए हो, क्या ख्याल है। ये शब्द सुनते ही राजकुमारों के चेहरों पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी, मानो कोई तीर उनके सीने में चुभ गया हो। वीर प्रताप के बोलों में तो वो संकेत साफ झलक रहा था, उनके आगे वाले राजकुमार रास्ते में बाधा है। क्या वो खून की होली खेलने को तैयार है। उसी पल वो मिंग राजकुमार घबरा कर खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोशिश कर रहे थे मजबूत दिखने की। नौवें भाई को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। महान शाओ नेशन के सिंहासन का उत्तराधिकार तो लंबे समय से बड़े बेटे के सिद्धांत पर नहीं चलता। हाल के दौर में तो योग्यता ही राजा बनाती है। अभी दुनिया में हाहाकार मचा है, विद्रोही दक्षिण में फैले हैं, राक्षस संप्रदाय का कहर टूट पड़ा है। महान शाओ नेशन को एक होनहार सरदार की सख्त जरूरत है जो इसे संकट से उबारे। न मैं, न ही बाकी राजकुमार, किसी के पास शासन का तजुर्बा नहीं। न सिविल मामलों में हम तेरे मुकाबले हैं, न मिलिट्री में। मेरा मानना है सिर्फ तू ही, नौवां भाई, महान शाओ नेशन को मजबूत बना सकता है। इनकार मत कर भाई। वो मिंग के शब्दों का असर तुरंत हुआ। क्वी राजकुमार भी झट से बोल पड़े, उनकी आंखों में डर और उम्मीद का मेल। दूसरे भाई ने बिल्कुल सही कहा। दक्षिण में बागी राक्षस संप्रदाय का आतंक, महान शाओ नेशन जीवन मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। पिताजी के सारे बेटों में सिर्फ तू ही, नौवां भाई, ऐसा कर सकता है जो हमें इस मुसीबत से निकाले। क्वी राजकुमार के बोलने के बाद बाकी राजकुमार भी एक एक कर सहमत होने लगे। उनकी आवाजें मिलकर एक कोरस बन गईं, जैसे कोई पुरानी भक्ति गीत गूंज रहा हो। कुछ देर की खामोशी के बाद वीर प्रताप की आवाज फिर गूंजी, शांत लेकिन अटल। चूंकि मेरे भाई लोग मुझे सुझा रहे हैं तो मैं और ना नखरे करूंगा। लेकिन पिताजी अभी अभी हमें छोड़कर चले गए हैं, तो सिंहासन की बात अभी टाल दें। पहले पिताजी का अंतिम संस्कार निपटाएं। साथ ही राक्षस संप्रदाय ने पिताजी को भ्रमित कर दिया, उनकी मृत्यु का कारण बने। इस बदले की आग तो बुझानी ही पड़ेगी। आज से ही पूरे शहर में राक्षस संप्रदाय के सदस्यों की तलाशी शुरू हो जाएगी। जो भी मिले उसी वक्त काट डालना। वीर प्रताप के इन शब्दों से अफसरों के दिल धक से रह गए। ये सिर्फ राक्षस संप्रदाय की तलाशी नहीं थी, ये तो पुरानी दुश्मनियों का हिसाब चुकाने का बहाना था। अगर कोई अभी विरोध जताता तो वीर प्रताप उसे राक्षस संप्रदाय का साथी ठहराकर नेस्तनाबूद कर देते। वीर प्रताप के बोलने के बाद अफसरों की आवाजें फिर एक साथ उमड़ी, सम्राट की जय, जय हो, जय हो। हालांकि वीर प्रताप ने अभी औपचारिक रूप से सिंहासन नहीं संभाला था, लेकिन सहमति दे चुके थे तो वो उसी पल से सम्राट ही थे। महान शाओ नेशन की सत्ता का केंद्र खाली नहीं रह सकता था, एक क्षण के लिए भी। वीर प्रताप ने उदासीन भाव से कहा, उठो। धन्यवाद हजूर। फिर वीर प्रताप ने ब्रोकेड गार्ड और 100 अफसरों को लेकर सीधे राजधानी शहर में प्रवेश किया। शहर की गलियां उनकी पदचाप से गूंज उठी, मानो कोई तूफान आ गया हो।
शहर में घुसते ही वीर प्रताप ने तुरंत कई आदेश जारी कर दिए। ये सारे काम निपटाने में शाम के 10 बज चुके थे। रात की स्याही जैसी काली चादर शहर पर छा चुकी थी, लेकिन वीर प्रताप के कदमों में थकान का नामोनिशान न था। सितु सेय के मार्गदर्शन में वो इंपीरियल स्टडी रूम पहुंचे, जहां कभी सम्राट राज्य के कारोबार संभालते थे। कमरे में घुसते ही सितु सेय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज को बधाई। आपका पहला लक्ष्य हासिल हो गया। निश्चय ही आप विश्व को एक कर देंगे, चारों समुद्र आपका भय और सम्मान करेंगे। ये सुनकर वीर प्रताप की होठों पर हल्की हंसी खेल गई। कब से राज्य गुरु इतनी चापलूसी करने लगे? सितु सेय ने विनम्रता से कहा, महाराज तो असली ड्रैगन हैं, घोड़े थोड़े। वीर प्रताप ने जवाब दिया, वो सब छोड़ो, अब राज्य गुरु से कुछ सवाल हैं मेरे। सितु सेय ने सम्मान से कहा, महाराज पूछिए। ये बूढ़ा कोई बात न छिपाएगा। राज परिवार में अभी कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं? ये सुनकर सितु सेय ने सोचा, फिर बोले, महाराज कुल 7 हैं। वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा, 7 ग्रैंड मास्टर्स, ये कोई छोटी तादाद नहीं, खासकर जब महान शाओ नेशन के ग्रैंड मास्टर्स को मिस्टीरियस मून पैलेस के एक सेलेस्टियल ने साफ कर दिया था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि दूसरे राजवंशों में तो और भी छिपे होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रेट वू के मार्शल एम्परर ने 2 ग्रैंड मास्टर जनरलों को उत्तर देश पर हमला करने भेज दिया। ग्रैंड मास्टर्स है तो क्या पता उनके बीच कोई स्यूडो सेलेस्टियल हो या छिपा सेलेस्टियल। उसी पल स्टडी के एक खंभे के पीछे से एक छाया सरक आए। एक व्यक्ति अचानक वीर प्रताप के सामने प्रकट हो गया। बाय किंग ने सोचा शायद कोई हत्यारा हो और झट से वीर प्रताप के सामने खड़ी हो गई, तलवार निकाल ली। लेकिन तुरंत समझ आ गया, ये तो सम्राट के शैडो गार्ड थे। काले कवच में लिपटा शैडो गार्ड का कमांडर घुटनों पर गिर पड़ा। शैडो गार्ड ग्रेट कमांडर झोऊ हाय, महाराज को नमन। शैडो गार्ड सीधे सम्राट के अधीन थे, लेकिन अब सम्राट चले गए थे तो उनकी निष्ठा डगमगा गई। एक तरह से वो आजाद थे, शहर छोड़ सकते थे, लेकिन सबने सम्राट का जहर पी रखा था, कब असर करे कोई न जानता। इसलिए शैडो गार्ड ने फैसला किया, नए सम्राट की सेवा करेंगे, उनके दांत और नाखून बनेंगे। एक सम्राट की सेवा तो दूसरे की तरह ही। शैडो गार्ड कमांडर को देखकर वीर प्रताप के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। सितु सेय राज्य गुरु से कहीं ज्यादा शैडो गार्ड सम्राट के सबसे भरोसेमंद थे। उन्हें सम्राट के कई राज पता होंगे। वीर प्रताप को बहुत जिज्ञासा हुई, सम्राट के कौन कौन से रहस्य थे। सोचते हुए उन्होंने झोऊ हाई पर नजर डाली और अपने सिस्टम से उसकी पहचान जांची। नाम झोऊ हाई, पहचान शैडो गार्ड ग्रेट कमांडर, शक्ति मास्टर रियल्म, निष्ठा 80। पहली बार मिलने वालों में 80 निष्ठा तो ऊंची ही थी। दरबार के अफसरों की तो आधी भी न पहुंचती, सब दो मुहे। लेकिन शैडो गार्ड तो सत्ता पर निर्भर थे, इसलिए निष्ठा ऊंची। वीर प्रताप ने उदासीनता से कहा, उठो। धन्यवाद महाराज। इसी बीच बाय किंग अभी भी वीर प्रताप को ढाल बनाए खड़ी थी, भले ही पुष्टि हो चुकी थी कि ये शैडो गार्ड कमांडर हैं। आखिर पुराने सम्राट के कुत्ते थे, पता नहीं झोऊ हाय हमला कर दें। वीर प्रताप ने बाय किंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाय घबराओ मत, वो मुझ पर हाथ न उठाएगा। ये सुनकर बाय किंग हटी। फिर वीर प्रताप ने झोऊ हाय से कहा, तुम शैडो गार्ड के ग्रेट कमांडर हो, पिताजी के कई राज जानते होगे। झोऊ हाय ने तुरंत पूछा, महाराज क्या जानना चाहते हैं? सब खुलकर बताऊंगा। वीर प्रताप बोले, मुझे पता चलना है कि पिताजी के कोई गुप्त ठिकाने थे क्या? झोऊ हाय ने तुरंत समझ लिया और कहा, महाराज का एक गुप्त कक्ष है जिसमें राज परिवार के ढेर सारे राज छिपे हैं। वीर प्रताप ने झट से पूछा, कहाँ है वो? झोऊ हाय ने जवाब दिया, महाराज जेड सील लाएं। वीर प्रताप बिना हिचकिचाए स्टडी के डेस्क पर गए, जेड सील हाथ में ले ली। तब झोऊ हाय ने एक बुकशेल्फ के पास जाकर कुछ स्क्रॉल हटाए। महाराज इस छेद में जेड सील रख दें। वीर प्रताप बुकशेल्फ के पास पहुंचे, वैसा ही किया। अचानक बुकशेल्फ कांपने लगा। धीरे धीरे वो हट गई और एक विशाल सुरंग का मुंह खुल गया। झोऊ हाय ने कहा, केवल पुराने सम्राट ही कभी अंदर गए हैं, मुझे अंदर क्या है पता नहीं। महाराज अगर जांचना चाहें तो अंदर जा सकते हैं। झोऊ हाय के शब्द सुनकर बाय किंग तुरंत वीर प्रताप के पास आई। महाराज अंदर जाल हो सकते हैं, मुझे पहले जाकर देखने दें। बाय किंग को झोऊ हाय पर अभी भी भरोसा न था। शैडो गार्ड कमांडर का पद ही उन्हें सतर्क रखता। वीर प्रताप ने सोचा, फिर कहा, अभी बाहर रुको। बिना और देर किए वीर प्रताप सुरंग में घुस गए।
वीर प्रताप के बाहर न रुकने पर बाई किंकिंग कुछ न बोल सकी और चुपचाप मुंह पर पहरा देती रही। सुरंग में घुसते ही वीर प्रताप एक विशाल हॉल में पहुंचे। दीवारों पर पुराने सम्राटों की तस्वीरें टंगी थीं, हर एक के नीचे स्क्रॉलों से भरी शेल्फ। वीर प्रताप सीधे सम्राट की तस्वीर के नीचे गए, शेल्फ से स्क्रॉल उठाए, एक एक करके पढ़ने लगे। स्क्रॉलों में सम्राट के सारे काम लिखे थे, कैसे सत्ता हासिल की, सिंहासन पर चढ़े, चालाकी और धोखे से कैसे काम किए, मानो डायरी लिखी हो। स्क्रॉल पलटते पलटते आखिर उनकी माँ वाला मिला। पढ़कर वीर प्रताप ने सांस ली। हाँ, माँ को सम्राट ने ही मरवाया था, मिस्टीरियस मून पैलेस की पवित्र कलाकृति के लिए। वो कलाकृति कल्टीवेशन को बढ़ाती थी, लेकिन जबरदस्ती करने पर आगे प्रगति रुक जाती। महान शाओ राज परिवार के कई ग्रैंड मास्टर्स ने उसी से जबरदस्ती बढ़ोतरी की थी। माँ वाले स्क्रॉल को पढ़कर वीर प्रताप कक्ष में ज्यादा न रुके। अब तो पूरा इंपीरियल पैलेस उनका था, राज पढ़ने को खूब वक्त मिलेगा। बाहर आते वीर प्रताप को देखकर बाई किंकिंग ने राहत की सांस ली और फिर पहरा देती रही। आगे के दिनों में वीर प्रताप लगभग रोज कक्ष में जाते, सम्राट के स्क्रॉल पढ़ते। शायद सम्राट ने खुद ही लिखे हों। वीर प्रताप को सबसे ज्यादा चिंता पहले सम्राट पूर्वज के स्क्रॉलों की हुई। उनके अनुसार महान शाओ नेशन की स्थापना एक अमर के मार्गदर्शन से हुई। अमर ने भविष्यवाणी की थी कि महान शाओ नेशन से एक भाग्य का पुत्र निकलेगा। एक दिन विश्व एक हो जाएगा और उसके पार चला जाएगा। सम्राट ने महान शाओ नेशन को फिर से मजबूत करने का सपना देखा, क्योंकि पूर्वज के स्क्रॉल पढ़े थे, उन्हें लगा वो भाग्य का पुत्र है। बेशक ये सम्राट के जवान दिनों की बातें थीं। दशकों राज करने के बाद महान शाओ नेशन की कमियों का एहसास हुआ, सपना टूटा, हकीकत में लौट आए। हकीकत में पूर्वज के बाद कई सम्राटों ने खुद को भाग्य का पुत्र समझा। वीर प्रताप को थोड़ा भावुक कर दिया। सिस्टम ने तो बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्हें न पता था कि पूर्वज से मिला वो अमर असली था या नहीं, लेकिन भाग्य के पुत्र की भविष्यवाणी तो सिस्टम की साजिश थी। अब सिस्टम के बारे में और जिज्ञासा हुई, इतने पहले से योजना क्यों? और उनकी यात्रा का क्या राज था? पूर्वज के स्क्रॉल पढ़कर वीर प्रताप ने सिस्टम से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम खामोश रहा, कोई जवाब न मिला। वे सोचने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, शायद सेलेस्टियल बनने पर सिस्टम के राज खुले। वीर प्रताप सम्राट बनते ही राजधानी में हलचल मच गई। आम जनता के दिलों में डर का साया छा गया, क्योंकि उत्तर देश में वीर प्रताप ने जो जो कर दिखाया था, वो बातें हवा में तैर रही थी, जैसे कोई आग लगी हो और उसकी लपटें दूर दूर तक पहुंच गई हो। लोग फुसफुसा रहे थे, ये नया सम्राट तो क्रूर है, पुराने सम्राट के बेटों को भी नहीं बख्शेगा, तो हम गरीब क्या करेंगे? जनता का ये भय देखकर वीर प्रताप ने तुरंत फैसला किया, पहले दिल जीतना है। उन्होंने करों में भारी छूट की घोषणा कर दी। खेती की जमीन पर लगने वाले कर कम हो गए, व्यापारियों पर बोझ हल्का हुआ। साथ ही अभी जमीन नापने का काम टाल दिया। अभी जमीन का हिसाब बाद में, उन्होंने मन ही मन सोचा, पहले देश में फैली बगावत की आग बुझानी है। महान सुम में अभी दो मुख्य बगावती ताकतें बाकी थीं, एक झाओ राजा, दूसरी लुई राजकुमार। सच कहें तो वीर प्रताप का मन नहीं था कि महान सुम के सैनिक आपस में खून बहाएं, देश की ताकत खुद ही कमजोर हो जाए। इसलिए उन्होंने ऊपर से नीचे तक सब सुझाने का रास्ता चुना। झाओ राजा और लुई राजकुमार को सीधे निपटाओ तो उनके साथ वाले सैनिक खुद ब खुद झुक जाएंगे। लेकिन पहले दोनों को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। वीर प्रताप ने तुरंत एक घोषणा जारी की, जो पूरे देश में तेजी से फैल गई, क्योंकि अखबार थे तो बातें हवा से भी तेज दौड़ती थीं। घोषणा में राक्षस संप्रदाय के सारे कुकर्मों को बेनकाब किया गया। सम्राट की मृत्यु का सारा दोष राक्षस संप्रदाय पर डाल दिया। सारे महान सुम के लोग जागो। घोषणा में लिखा था, राक्षस संप्रदाय की कुटिलता को पहचानो, उनके साथ मत मिलो। अगर कोई अब भी उनके साथ मिलकर महान सुम को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करेगा, तो मैं खुद सेना लेकर बगावत कुचल दूंगा। ये घोषणा पढ़ते ही झाओ राजा और लुई राजकुमार दोनों के दिल बैठ गए। एक शहर के महल के आंगन में झाओ राजा अखबार थामे बैठे थे। बार बार वही पन्ने पलट रहे थे, जैसे कोई उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हों। उनके आगे अधीनस्थ खड़े थे, चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। पूरे महान सुम में खबर फैल चुकी थी, वीर प्रताप के साथ 4 देवमानव हैं। जब उन्होंने राजधानी पर हमला किया था, तो हजारों आंखों ने देखा था। ये खबर सुनते ही बेचैन ताकतें थर्रा गईं। पहले महान सुम में एक भी देवमानव नहीं था। अचानक उत्तर राजकुमार अब सम्राट के पास 4
विरोध करने का मतलब था सीधे मौत को गले लगाना। पिछले दिनों कई कुलीन परिवार जो झाव राजा के साथ थे अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वीर प्रताप कुलीनों से सख्त थे लेकिन उनका कत्लेआम नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा जमीन वापस ले लेते, लेकिन अगर बगावत के साथ बने रहे तो सिर्फ जमीन नहीं सिर भी जा सकता था। इसलिए झाव राजा की ताकत दिन ब दिन कमजोर पड़ती गई। समर्थक छिटक रहे थे। झाव राजा की नजर बार बार अखबार पर ठहर रही थी। एक अधीनस्थ से रहा न गया, उसने पूछ लिया, महाराज अब क्या किया जाए? उत्तर राजकुमार अब सम्राट के पास न सिर्फ वो भयंकर हथियार हैं बल्कि 4 देवमानव भी साथ खड़े हैं। दूसरा अधीनस्थ भी बोल पड़ा, हाँ महाराज, ये घोषणा साफ हमारे और लुई राजकुमार के लिए है। अगर अदालत के सामने नहीं झुके तो सम्राट हमें राक्षस संप्रदाय का साथी ठहराकर नेस्तनाबूद कर देंगे। झाव राजा के लोग मूर्ख नहीं थे, उन्हें साफ दिख रहा था खेल खत्म हो चुका है। उत्तर राजकुमार की ताकत इतनी भारी है कि अब उसे सम्राट ही कहना चाहिए। 4 देवमानव, एक देवमानव अकेला ही पूरी सेना मिटा सकता है, ये बात सब जानते थे। जीत की कोई गुंजाइश नहीं। अधीनस्थों ने सीधे न कहा, लेकिन उनकी आवाज में झुकाव साफ था, सरेंडर कर दो वरना सब मरेंगे। तभी एक सैनिक भागता हुआ आंगन में आया, सांसें फूल रही थी। महाराज, विपत्ति आ गई। मुंह चांगतियान 2 लाख सैनिक लेकर शहर के बाहर पहुंच चुके हैं। झाव राजा का दिल धक से रह गया। इतनी जल्दी? घोषणा जारी हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे और मुंह चांगतियान सेना लेकर आ धमका। उसी पल दूसरा सैनिक दौड़ता आया, महाराज, उत्तर राजकुमार पक्ष से चिट्ठी आई है। सैनिक ने चिट्ठी थमा दी। झाव राजा ने भौहें सिकोड़ी, लिफाफा फाड़ा, चिट्ठी निकाली और ध्यान से पढ़ने लगे। वीर प्रताप का संदेश साफ था, तुम मेरे चाचा हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। अगर तुम अपनी सेना लेकर सरेंडर कर दो तो कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद राजनीति से दूर रहना, कभी नाम मत लेना। वीर प्रताप का इरादा लू राज परिवार के सबको खत्म करने का नहीं था। राज परिवार अभी भी काम आएगा। अगर सारे राजकुमार चले गए तो आगे बाहर वाले मनमानी करेंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही गुप्त कक्ष के स्क्रॉल पढ़ने के बाद वीर प्रताप को पता चला था, झाव राजा सच में पुराने सम्राट के ही आदमी थे। बगावत का दिखावा था, लेकिन असल में दक्षिण के दूसरे सामंतों को खत्म करने का काम झाव राजा ने ही किया था। पुराना सम्राट चाहता था कि लुई को खत्म करने के बाद झाव राजा से न सौंप दे, अपना राज्य छोड़ दे और महान सुम में कोई सामंत न बचे। लेकिन सम्राट की मुलाकात वीर प्रताप से हुई, योजना फेल हो गई। सम्राट के जाने के बाद झाव राजा की हालत अजीब हो गई। गुप्त संपर्क था, अब वो खुलेआम बागी बन गए। झाव राजा की चिट्ठी में वीर प्रताप का संदेश पढ़कर मन में एक तूफान सा उठा। वीर प्रताप ने सोचा, चाचा को खुद फैसला लेने का मौका दे दो। अगर झाव राजा के मन में पुराने सम्राट का बदला लेने की ज्वाला सुलग रही है तो उन्हें पिता के पास भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर सरेंडर का रास्ता चुना तो कहीं कैद कर दिया जाएगा, राज्य छीन लिया जाएगा और राजनीति की दुनिया से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। झाव राजा ने चिट्ठी को बार बार निहारा, आंखें ठहर गईं। लंबी खामोशी के बाद एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लगता था बड़े भाई सम्राट का अधूरा सपना अब वीर प्रताप को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन कौन जाने, वीर प्रताप किसी बड़ी ताकत का मोहरा तो नहीं। फिर भी अब सोचने का वक्त नहीं था। चिट्ठी में जो लिखा, सच्चा हो या झूठा, रास्ता एक ही था, झुक जाना। इस निश्चय के साथ झाव राजा ने सिर उठाया, अधीनस्थों की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान और दृढ़ता का मेल था, जैसे कोई पुराना योद्धा अंतिम युद्ध के मैदान पर खड़ा हो। नए सम्राट ने चिट्ठी भेजी है, उन्होंने कहा, आवाज में एक उदासी की लहर। बस इतना कहते हैं कि अगर मैं अपनी सेना और राज्य खुद सौंप दूं तो पुरानी गलतियों का हिसाब नहीं मांगेंगे और तुम सब महान सुम के सैनिक ही रहोगे। ये शब्द सुनते ही आंगन में सन्नाटा पसर गया। सबके चेहरे पर एक ही भाव, ये तो सरेंडर का लालच है, लेकिन वादे पूरे होंगे या नहीं, ये दूसरी बात। नया सम्राट तो अभी सिंहासन पर बैठा ही है, कोई खतरा बर्दाश्त थोड़े न करेगा। सरेंडर करने का मतलब था मौत का इंतजार। अधीनस्थों की खामोशी देखकर झाव राजा ने फिर बोला, उनकी आवाज में दर्द और करुणा घुली हुई। तुम सब दशकों से मेरे साथ हो, जानते हो मैं इतना स्वार्थी नहीं कि तुम्हें अपने साथ डुबो दूं। लहरें पलट चुकी हैं, मैंने फैसला कर लिया, सरेंडर कर दूंगा। अगर नए सम्राट को मेरा खून चाहिए तो ले लें।
तुम महान सुम के सिपाही हो। मुझे भरोसा है वो तुम्हें साफ नहीं करेंगे। उनके मन में बड़ा सपना है पूरा स्वर्ग एक करने का। समय आएगा जब दूसरे राजवंशों पर चढ़ाई होगी। तुम्हें मौका मिलेगा मैदान में नाम कमाने का। झाओ राजा के ये बोल सुनकर एक अधीनस्थ आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। महाराज, ऐसा मत कीजिए। सरेंडर किया तो नए सम्राट वादा तोड़ देंगे। आप अभी सिंहासन के सबसे बड़े खतरे हैं, कैसे छोड़ देंगे? झाओ राजा ने सिर हिलाया, आवाज अटल। बस हो गया बहस। मेरा मन बना लिया। जो मेरे साथ सरेंडर करना चाहे रहे, जो न चाहे दक्षिण की ओर चला जाए। लुई राजकुमार के पास वो शुरू से ही दक्षिण भागा था, मतलब अभी भी सिंहासन की लालसा बाकी है। अभी उसे साथियों की सख्त जरूरत है। अगर दक्षिण जाकर उसके पीछे लग गए तो वो तुम्हारी कद्र करेगा, इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर आंगन में लोग आपस में निगाहें मिलाने लगे, लेकिन आखिरकार कोई आगे न बढ़ा। सब जानते थे 4 देवमानवों का साथ, वीर प्रताप का सिंहासन पत्थर की तरह मजबूत। दक्षिण जाकर लुई के पीछे लगने से क्या फायदा? मौत तो आएगी ही, शायद और बदतर। बेहतर यही कि झाओ राजा के साथ सरेंडर कर दें। नए सम्राट को तो देश एक करने का जुनून है, दूसरे राजवंशों को ललकारना है। हम जैसे योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी, शायद बख्श दें। कोई न आ गया देखकर झाओ राजा ने कहा, चूंकि सबने फैसला कर लिया तो चलो शहर के द्वार पर। फिर झाओ राजा उठे, अधीनस्थों को लेकर शहर की दीवार पर चढ़ गए। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिलों में आग सुलग रही थी। नीचे मैदान में मुंह चांगतियान की 2 लाख सेना खड़ी थी। तंबुओं की चादरें फैली हुई, मानो कोई विशालकाय सर्प लेटा हो। लेकिन मुंह चांगतियान ने हमला न किया। उन्हें भरोसा था झाओ राजा मूर्ख नहीं, इतने दिनों बाद सही रास्ता चुन लेगा। दूरबीन से झाओ राजा को दीवार पर देखते ही मुंह चांगतियान ने गरजकर कहा, झाओ राजा, फैसला हो गया। नया सम्राट सिंहासन पर विराजमान है, पूरे देश को क्षमा मिली है। ये मौका हाथ से न जाने दो। अगर आज जवाब न मिला तो कल शहर पर चढ़ाई हो जाएगी। झाओ राजा ने नीचे उत्तर देश की विशाल सेना को निहारा। धूल भरी हवा में भाले चमक रहे थे, घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही थी। फिर मुड़कर अपने सिपाहियों की ओर देखा। सफेद झंडा ऊपर करो। सिपाही स्तब्ध रह गए, लेकिन तुरंत समझ गए। झट से झंडा लहरा दिया। जो सिपाही उत्तर देश के भयंकर हथियार देख चुके थे, उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अब लड़ाई न लड़नी पड़ेगी, उन रहस्यमयी हथियारों का सामना न करना पड़ेगा। अरे हाँ, उत्तर देश अब नहीं रहा। उत्तर राजकुमार ही नया सम्राट है और अब हम अदालत के सामने हैं। दीवार पर सफेद झंडा लहराते देख मुंह चांगतियान की होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। लेकिन वो तुरंत सेना को आगे न बढ़ाया। द्वार खुला, झाओ राजा बाहर निकले, तभी यकीन हुआ सरेंडर हो गया। मुंह चांगतियान घोड़े से उतरे, सेना लेकर द्वार पर पहुंचे। झाओ राजा को सामने देखकर बोले, झाओ राजा, तुमने सही फैसला लिया। झाओ राजा ने हल्के से हंसते हुए कहा, सही है या गलत, वक्त बताएगा। कौन जाने, राजधानी पहुंचते ही नया सम्राट मुझे पुरस्कार में जहर का प्याला थमा दे। मुंह चांगतियान ने जवाब दिया, जहर का प्याला तो नहीं जानता, लेकिन जितना सुना है, नया सम्राट खून का प्यासा नहीं। क्वी राजकुमार का परिवार तो अभी भी सुखी है। केवल क्वी राजकुमार ही नहीं, राजधानी के सारे राजकुमार जिंदा हैं। महल की दासियां और रखवालियां सब छूट गईं। नया सम्राट ने तो मानव बलि की प्रथा भी खत्म कर दी। मुंह चांगतियान के ये शब्द सुनकर भी झाओ राजा ने गंभीरता न ली। नया सम्राट अभी सिंहासन पर चढ़े हैं, तो दया तो दिखानी ही पड़ेगी ना। कुछ महीनों बाद, शायद आधे साल भी नहीं बीते होंगे, राजधानी के वे सारे राजकुमार एक एक करके तरह तरह के बहानों से दुनिया से रफा दफा हो जाएंगे। मुंह चांगतियान ने इस बात पर बहस नहीं की, बस इतना कहा, महाराज किस तरह के इंसान हैं, ये आप खुद उनसे मिलकर देख लेंगे। तब आपके मन में अपना फैसला हो जाएगा। झाओ राजा ने एक गहरी सांस ली, फिर बोले, मेरी बात छोड़ो। अब मुझे तुम्हारी बहुत जिज्ञासा हो रही है। उस वक्त तुम बच कैसे गए? मुंह चांगतियान ने शांत स्वर में जवाब दिया, सब महाराज की कृपा से। उन्होंने मुंह परिवार के लिए आने वाली विपत्ति का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। लोगों को भेजकर हमें बचा लिया। अगर महाराज न होते तो पुराने सम्राट के शैडो गार्ड्स के हाथों मेरा अंत हो चुका होता। ये सुनकर झाओ राजा के मुंह से एक लंबी आह निकली, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। लगता है हम सब अंधे थे, सच को देख नहीं पाए। बस अब ये सब छोड़ो, उन्होंने कहा। मैं अभी तुम्हारे साथ राजधानी चलता हूँ।
फैसला पक्का हो चुका था। झाओ राजा ने मन ही मन सोचा, अगर वीर प्रताप मारना चाहे तो मार ले। शहर की दीवार पर चढ़ते वक्त उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को पूर्वी द्वार से भागने का इशारा कर दिया था। उन्हें परिवार तक खबर पहुंचानी थी, सरेंडर हो गया। अगर राजधानी से कोई चिट्ठी न आई तो समझ लेना कि वहां मुसीबत हो गई। फिर परिवार को तुरंत अपना नाम धाम बदलना होगा या कहीं गुम हो जाना होगा। झाओ राजा की इस स्पष्टता को देख मुंह चांगतियान ने और देर न की। झाओ राजा की लाखों की सेना संभाली, लोगों को आदेश दिया कि राजा को राजधानी तक सुरक्षित पहुंचाएं। इधर दक्षिण के एक शहर में लू यी राजकुमार भी अखबार थामे बैठे थे। वीर प्रताप की घोषणा को बार बार पढ़ रहे थे। चेहरा काला पड़ गया, जैसे कोई काली बादल छा गई हो। उन्होंने सोचा था कि वीर प्रताप सिंहासन पर चढ़ेंगे, लेकिन ये 4 देवमानवों का साथ, ये तो सोचा भी न था। देवमानव, उनके साथ चलने वाली ताकतों में एक भी देवमानव नहीं था। अब क्या होगा? हाँ, उत्तर देश के हथियारों जैसा कुछ बना लिया था, लेकिन वो बहुत कमजोर थे। सबसे बड़ी बात, कच्चा माल ही नहीं मिल रहा। और अब वीर प्रताप की घोषणा आ गई। सरेंडर न किया तो राक्षस संप्रदाय का साथी ठहराकर पूरी सेना लेकर घेर लेगा। रुको, राक्षस संप्रदाय? लू यी राजकुमार के दिमाग में अचानक कुछ याद आया। ताइन दिव्य संप्रदाय के किसी व्यक्ति से सुना था, उनका संप्रदाय प्रमुख ऐसा प्राणी है जिसकी शक्ति देवमानव से भी ऊपर है, लेकिन किसी कारण से अभी उसकी ताकत पूरी नहीं लौटी। अगर ताइन दिव्य संप्रदाय से फिर संपर्क हो जाए तो शायद मौका बने। लेकिन संपर्क कैसे? पहले तो श्वे परिवार और श्वे लिंगलोन के जरिए होता था, पर वो औरत श्वे लिंगलोन लंबे समय से गायब है। उत्तर देश से खबर आई थी कि जब वो मुझसे मिलने आ रही थी तो डाकुओं ने हमला कर दिया, सब मारे गए। लू यी राजकुमार को ये बात पर भरोसा नहीं। श्वे लिंगलोन ताइन दिव्य संप्रदाय की सदस्य है। उसका दर्जा क्या है पता नहीं, लेकिन संप्रदाय ने उसके साथ एक बुजुर्ग को भेजा था, मतलब वो संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। संप्रदाय उसे मारता या मरने देता नहीं। इस सोच के साथ लू यी राजकुमार ने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया। आवाज में कड़वाहट और जलन घुली हुई। तुरंत क्राउन प्रिंसेस कंसोर्ट श्वे लिंगलोन की तलाश शुरू करो। हर तरीके से ढूंढो। मुझे जिंदा चाहिए या उसकी लाश। महान सुम की राजधानी। रात गहरा चुकी थी। इंपीरियल स्टडी रूम में सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की हल्की लपटें नाच रही थीं। हवा में मोम की महक घुली हुई थी और स्टील की कलम कागज पर खरोंच मार रही थी, एक लगातार थकाऊ लेकिन अटल आवाज। वीर प्रताप बैठे थे, सामने ढेर सारे अर्जी पत्र। चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में वही तेज चमक। तभी बाहर से बाय किंकिंग की आवाज गूंजी, महाराज, झाओ राजा दर्शन की विनती कर रहे हैं। वीर प्रताप ने बिना सिर उठाए कहा, अंदर आने दो। झाओ राजा धीरे से कमरे में दाखिल हुए। घुटनों पर गिर पड़े, माथा जमीन से लगाया। अपराधी प्रजा महाराज को प्रणाम करता है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, चाचा जी उठिए। झाओ राजा तुरंत खड़े हो गए। धन्यवाद महाराज। उठते ही उन्होंने देखा वीर प्रताप अभी भी सिर झुकाए बैठे हैं। उत्तर देश में बने स्टील की कलम से अर्जी पर लिख रहे हैं। नजरें कागज पर टिकी हुई, जैसे सामने कोई हो ही नहीं। तभी वीर प्रताप बोले, बिना सिर उठाए, चाचा, मुझे आपके और पिताजी के बीच हुए गुप्त सौदों की पूरी खबर है, इसलिए मैंने आपको ये मौका दिया। आपने अनजाने में मेरी एक बड़ी मुसीबत हल कर दी। पुराने सम्राट अगर सामंतों को न साफ करते तो वीर प्रताप सिंहासन पर चढ़ते ही सबसे पहले इन्हीं सामंतों को कुचलते। झाओ राजा ने तो पहले ही दक्षिण के ज्यादातर सामंतों को नेस्तनाबूद कर दिया था। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से वीर प्रताप की मदद थी, लेकिन इनाम खुले में नहीं मिलेगा। झाओ राजा ने तुरंत कहा, अपराधी प्रजा ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं। वीर प्रताप अर्जी पलटते रहे, कोने से नजर झाओ राजा पर डाली। फिर बोले, चाचा ने सही फैसला लिया। अगर अंत में सरेंडर न करते तो शायद आपके भरोसेमंद लोग झाओ देश पहुंचते पहुंचते ब्रोकेड गार्ड आपके परिवार को राजधानी खींच लाते। ये सुनते ही झाओ राजा का दिल धक से रह गया। पसीने की बूंदें माथे पर छलक आईं। वीर प्रताप को सब पता था, वो लोग जो पूर्वी द्वार से भागे थे परिवार को खबर देने। उन्होंने सोचा था अगर राजधानी में कुछ हुआ और चिट्ठी न आए तो परिवार भाग जाए या छिप जाए। लेकिन अब लग रहा था वीर प्रताप ने पहले से ही परिवार पर नजर रखवा रखी है। झाओ राजा ने झुककर कहा, महाराज की कृपा अपार है।
वीर प्रताप ने सहज स्वर में पूछा, चाचा को किस जगह की पसंद है? झाओ राजा समझ गए, तुरंत बोले, अपराधी प्रजा को समुद्र बहुत भाता है। वीर प्रताप ने कहा, तो फिर अब से चाचा डोंगहाई काउंटी में रहेंगे। मैंने झाओ देश भेज दिया है, आपकी जमीन छोड़कर बाकी सोना चांदी खजाना सब डोंगहाई भिजवा दिया जाएगा। आगे से बिना कोई बड़ा काम हुए डोंगहाई से बाहर कदम न रखना। झाओ राजा फिर घुटनों पर गिर पड़े, माथा टेक दिया। महाराज की महान कृपा, धन्यवाद। उन्हें लगा था जमीन के साथ साथ सोना चांदी भी छीन लेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ राज्य छीना। डोंगहाई में रहकर आराम से जीवन बिताया जा सकता था। वीर प्रताप ने कहा, चाचा को सफर की थकान होगी, जाए आराम कीजिए। झाओ राजा ने फिर धन्यवाद दिया और कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आते ही उन्हें एहसास हुआ पीठ पूरी तरह भीग चुकी है। मन में एक कपकपी सी दौड़ गई। वीर प्रताप की मौजूदगी में जो दबाव था वो कम से कम ग्रैंडमास्टर स्तर का था, लेकिन उनके अपने अधीनस्थों में भी ग्रैंडमास्टर थे, उनसे कभी इतना दबाव न महसूस हुआ। मतलब वीर प्रताप ग्रैंडमास्टर से ऊपर, इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत। कोई आश्चर्य नहीं कि 4 देवमानव उनके पीछे खड़े हैं। शायद उनके नेतृत्व में महान सुम और भी मजबूत हो जाए। बस एक डर बाकी था, कहीं झाओ राजा के घराने से पुरानी दुश्मनी का हिसाब न चुकाया जाए। झाओ राजा ने एक लंबी आह भरी। वीर प्रताप अभी तो नहीं दिखा रहे, लेकिन कोई कान भर दे तो। फिर उन्होंने पुराने सम्राट के महल की ओर देखा। मन ही मन सोचा, अगर शुरू से ही वीर प्रताप को युवराज बनाया होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन दुनिया में काश बहुत कम काम आता है। झाओ राजा चुपचाप महल से बाहर की ओर बढ़ गए। वे अभी गए ही थे कि बाहर से बाई किन किन की आवाज फिर आई, महाराज, कमांडर किन दर्शन की विनती कर रहे हैं। वीर प्रताप ने कहा, अंदर आने दो। किन युशान जल्दी से दाखिल हुए। महाराज को प्रणाम। वीर प्रताप ने सिर न उठाते हुए पूछा, क्या बात है? किन युशान ने रिपोर्ट दी, महाराज की घोषणा देखकर लुई राजकुमार सरेंडर करने को तैयार नहीं। वो ताइन दिव्य संप्रदाय से मिलने की फिराक में हैं ताकि बगावत जारी रख सकें। इस दौरान उन्होंने हर जगह श्वे लिंगलोन की तलाश करवा रखी है ताकि उसी के जरिए संप्रदाय से संपर्क साध सकें। वीर प्रताप ने अभी तक अपनी रखैलियों को कोई पदवी नहीं दी थी, इसलिए किन युशान अभी भी श्वे लिंगलोन को श्वे लेडी कह रहे थे। रिपोर्ट सुनते ही वीर प्रताप ने कलम रोकी, सिर उठाकर पूछा, उनका बारूद बनाने का काम कितना आगे बढ़ा? किन युशान बोले, कुछ पटाखों जैसे हथियार बना लिए हैं। मारक क्षमता है लेकिन बहुत कमजोर। वीर प्रताप ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, यह काम अब सनसेट स्वॉर्ड सेक्ट को सौंप दो, बाद में सेक्ट मास्टर शिया से बात करना। अब वीर प्रताप को लुई के साथ ये बिल्ली बिलाव का खेल खेलने का मन नहीं था। सनसेट स्वॉर्ड सेक्ट और ताइचू दिव्य हॉल उनके साथ आ चुके थे। अब छोटी मोटी साजिशों में पड़ने की जरूरत नहीं। लुई सरेंडर नहीं करना चाहता, ताइन दिव्य संप्रदाय से मिलने की सोच रहा है तो वो महान सुम का दुश्मन है। दुश्मन से दया नहीं। शुरू में वीर प्रताप का इरादा लुई को मारने का नहीं था। श्वे लिंगलोन से पता चला था लुई लंबे समय से संतानहीन है, यानी नपुंसक। सिंहासन के लिए कोई खतरा नहीं, बिना वारिस के राजकुमार क्या कर लेगा। इसलिए वीर प्रताप ने कभी दुश्मनी नहीं पाली, लेकिन अगर मौत को दावत दे रहा है तो रोकना मुश्किल। किन युशान बोले, जी महाराज, आपका सेवक विदा होता है, और चले गए। वीर प्रताप कुछ देर और अर्जी देखते रहे। काफी रात हो चुकी थी। तभी बाहर से बाई किनकिन की ठंडी लेकिन चिंतित आवाज आई, महाराज, रात बहुत हो गई, आराम का समय है। राजधानी आने के बाद से रोज यही हाल, देर रात तक काम। एक तरफ पुराने सम्राटों के राज पढ़ना, दूसरी तरफ ढेर सारी अर्जियां। उत्तर देश की टीम अभी वहां है। महान सुम का प्रशासन अभी कमजोर है। काम वीर प्रताप के कंधों पर आ गिरा। बाई किनकिन की आवाज सुनकर वीर प्रताप कुर्सी से उठे, अंगड़ाई ली, फिर कमरे से बाहर निकले। बाई किनकिन ने पूछा, महाराज, आज किस महल में जाना है? महल विशाल था। वीर प्रताप बचपन से यही रहे, लेकिन बाई किनकिन पूर्व शैडो गार्ड डिप्टी कमांडर, हर गली कूचे से वाकिफ थी। चेन वानरोग और श्वे लिंगलोन पहले ही हाई REM में आ चुकी थी। बाकी रखेलियां बाद में आएंगी। वीर प्रताप ने सोचा, फिर कहा, चलो श्वे लिंगलोन के महल, काफी दिनों से नहीं मिले। बाई किनकिन बोली, जी, और उन्हें लिंगलोन पैलेस की ओर ले चली। जैसे ही वीर प्रताप महल के द्वार के पास पहुंचे, भीतर से आवाजें आने लगीं।
अब वो स्यूडो सेलेस्टियल थे, सुनने की शक्ति बहुत तेज। मालकिन, दया करो, दासी को माफ कर दो। मालकिन, आह! ये आवाजें सुनकर वीर प्रताप ठिठक गए। ये क्या हो रहा है? क्या श्वे लिंगलोंग किसी और के साथ? मन में एक झटका सा लगा। शैडो शिफ्टिंग का इस्तेमाल किया और झट से कमरे के द्वार पर पहुंच गए। दासियों को बोलने का मौका दिए बिना दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर वीर प्रताप के होठों पर हल्की हंसी तैर गई। ये मोहिनी। उत्तर देश में जब वीर प्रताप अभी राजकुमार थे तब उन्होंने अपनी हर औरत को अपनी शक्ल सूरत का एक लकड़ी का पुतला भेंट किया था। उत्तर राजकुमार महल के कारीगर बहुत हुनरमंद थे। पुतले इतने बारीकी से तराशे गए थे कि देखने में बिल्कुल असली वीर प्रताप लगते, चेहरा, आंखें, होंठ, सब कुछ जीवंत। उस वक्त चू युकिन ने चेतावनी भी दी थी, महाराज, ऐसे पुतले बांटना ठीक नहीं। कोई जादू टोना करने वाला मिल जाए तो इनसे आपको श्राप दे सकता है। वीर प्रताप ने कभी नहीं देखा कि किसी ने ऐसे पुतले से उन्हें श्राप दिया हो, लेकिन आज पहली बार देखा कोई अपनी ही शक्ल का पुतला लेकर ऐसी हरकतें कर रहा था। लिंगलॉन पैलेस के शयन कक्ष का दरवाजा अचानक खुला। श्वे लिंगलॉन का दिल धड़क कर मुंह में आ गया। हाथ में जो पुतला था उसे झट से चादर के नीचे छिपा दिया। राजधानी आने के बाद से वीर प्रताप इतने व्यस्त थे कि श्वे लिंगलॉन के पास आने का मौका ही नहीं मिला। लिंगलॉन पैलेस इंपीरियल स्टडी रूम से बहुत दूर था। रात को वे अपने ही कक्ष में सोते या कभी कभार चेन वानरों के पास जाते। ज्यादातर रातें तो बाइकिंग किंग को गले लगाकर गुजार देते। वो न सिर्फ सेवा करने वाली दासी थी बल्कि उनकी निजी तकिया भी। आज पहली बार लिंगलॉन पैलेस आए और पहली बार ही देख लिया ये मोहिनी अपनी ही शक्ल का पुतला लेकर ऐसी बदमाशी कर रही है। मन ही मन वीर प्रताप ने सोचा, काश कारीगर इतना बारीक काम न करते, पुतला इतना चिकना, इतना जीवंत न बनाते। उन्होंने आंखें तरेरी, सख्त आवाज में डांटा, ओ मोहिनी, हिम्मत देखो, मेरे पुतले से ऐसी हरकतें। क्या जादू टोने की कला से मुझे दम घोंटने का इरादा है? ये सुनते ही श्वे लिंगलॉन घबरा गई। झट से बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गई, हाथ जोड़ लिए। महाराज, दासी ने अपराध किया, अब कभी नहीं करूंगी, क्षमा कर दो। उसकी नाजुक सुडौल काया बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी और भी मोहक लग रही थी। चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, लेकिन आंखों में वो अभिनय की चमक भी थी। अंदर से सच में डर रही थी। पुराने जमाने में जादू टोने की कला करने वालों को पूरे खानदान सहित मिटा दिया जाता था। वो लोग भूसे के पुतले इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये तो वीर प्रताप का असली जैसा पुतला था, इतना बारीक तराशा हुआ। कौन जाने महाराज नाराज हो गए तो क्या सजा मिले, मार मारकर जान निकाल दें। इस सोच से उसका नाजुक शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। मन में एक छोटी सी लहर उठी। ये बेरहम आदमी राजधानी आने के बाद से रोज इतना व्यस्त, एक बार भी नहीं पूछा। और आज आया, क्या आज कोई काम नहीं था? और आज ही पहली बार पुतले से बदमाशी की और यही वक्त चुन लिया। वीर प्रताप ने ठंडी सिसकारी भरी, अपराध मंजूर है। तुम जैसी मोहिनी कभी अपना गुनाह मानती है। आज रात देखता हूं कैसे सजा देता हूं। ये कहते ही शैडो शिफ्टिंग से एक झटके में बिस्तर पर पहुंच गए। श्वे लिंगलॉन कुछ बोल पाती, वीर प्रताप ने उसे दबोच लिया। जल्दी ही लिंगलॉन पैलेस की मोमबत्तियां झिलमिलाने लगीं। श्वे लिंगलॉन की आवाजें लगातार गूंजने लगीं। महाराज, मम मम, स्वामी, अब कभी नहीं करूंगी। ई बाइकिंग किंग ने चुपचाप दरवाजा बंद किया और पास के एक छोटे कक्ष में जाकर बैठ गईं। धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांकने लगीं। श्वे लिंगलॉन अब पूरी तरह थक चुकी थी। सारा शरीर लटपट, वीर प्रताप की सजा के आगे लाचार। सूरज की पहली रोशनी देख वीर प्रताप को एहसास हुआ रात बीत चुकी। पूरी रात जागे रहे लेकिन तरोताजा महसूस कर रहे थे। राजधानी आने के बाद से रोज कामकाज में डूबे रहते, दबी हुई भावनाओं को निकालने का मौका नहीं मिला था। अब स्यूडो सेलेस्टियल थे, एक रात न सोने से क्या फर्क पड़ता। पास लेटी मोहिनी की ओर देखा, फिर बोले, इस बार छोड़ दिया, लेकिन अगर फिर कभी मेरे पुतले से ऐसी गंदी हरकत करते पकड़ी गई तो सजा और भी सख्त होगी। ये सुनकर श्वे लिंगलॉन ने मिन्नत नहीं की। थकी हारी लेकिन जिद्दी आवाज में बोली, दासी तो महाराज की खिलौना है, जी चाहे तो खेल खेल कर जान ले लें। वीर प्रताप हंसे, लगता है अभी मन नहीं माना। श्वे लिंगलॉन का शरीर हल्का कांपा। झट से बोली, माना, पूरी तरह माना। महाराज के हाथों खेला जाना मेरे लिए सौभाग्य है। वीर प्रताप ने बात बदली,
पिछले कुछ दिनों में खबर मिली है मेरे भाई लू यीताई इन दिव्य संप्रदाय से जुड़ने के लिए इधर उधर तुम्हारी तलाश करवा रहा है। ये सुनकर श्वे लिंगलोन चौंक गई। मुनि वीर प्रताप की ओर देखा तो इसलिए कल रात अचानक मेरे पास आने का ख्याल आया। कैसा लगा? किसी और के पास वाली औरत लंबे समय से साथ थी, इसलिए अच्छे से जानती थी ये आदमी सबसे ज्यादा पहचान के खेल खेलना पसंद करता है। कल रात लुई की तलाश की बात सोचकर उनका वो खास शौक जागा होगा, इसलिए आए और संयोग से पुतले वाली हरकत पकड़ ली, बहाना मिल गया। वीर प्रताप ने उसका ठोड़ी पकड़ी, मोहक चेहरे में आंखें डालकर बोले, हाँ बुरा नहीं लगा। श्वे लिंगलोंग ने हल्के से मुस्कुराए। सुबह हो गई, महाराज को राज्य के बहुत काम है, मैं नहीं रोकूंगी। वीर प्रताप ने श्वे लिंगलोंग की आंखों में झांका, होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। क्या तुम मुझे जल्दी भगाने की फिराक में हो? श्वे लिंगलोंग की आंखें रेशम की तरह चमक उठी, नखरे से बोली, दासी कैसे हिम्मत करेगी महाराज को भगाने की? बस इतना डर है कि कहीं राज्य के काम में देर न हो जाए। अगर मेरी वजह से कोई विलंब हुआ और किसी ने देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया तो दासी क्या करेगी? वीर प्रताप ने उसकी कमर छोड़ी, हंसते हुए कहा, तुम तो मोहिनी हो, देश पर संकट लाने वाली नहीं तो और क्या। श्वे लिंगलोंग ने जवाब दिया, दासी तो चाहती है कि देश पर संकट लाए, लेकिन महाराज के महल में इतनी खूबसूरत औरतें हैं, मेरी बारी कहाँ आएगी? फिर उसने पूछा, महाराज कब लाएंगे बाकी रानियों को राजधानी? ये सवाल सुनकर वीर प्रताप ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, अभी नहीं लाऊंगा। राजधानी बहुत पिछड़ी हुई है, यहाँ आकर उन्हें बहुत तकलीफ होगी। उत्तर, देश में अब बिजली है, रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, नई नई चीजें हैं। मू जिशुआन और बाकी औरतें वहां की जिंदगी में रम चुकी हैं। यहाँ राजधानी में शौच के लिए बाल्टी, नहाने के लिए टब, ये सब देखकर शायद मन भर आए। खुद वीर प्रताप को भी आदत नहीं पड़ रही। मन में विचार आया था, राजधानी बदलनी पड़ेगी। उन्होंने श्वे लिंगलोंग की मुलायम देह छोड़ी, धीरे से बिस्तर पर बैठे। तुम आराम करो, आज रात फिर आऊंगा। ये सुनकर श्वे लिंगलोंग का शरीर फिर कांप उठा। झट से बोली, महाराज कृपा सामान बांटिए। सुना है चेन बहन जल्दी मिस्टीरियस मून पैलेस लौट रही हैं। इस दौरान उनके पास ज्यादा जाएं। वीर प्रताप ने ठंडी सिसकारी ली। कल रात तुमने मेरे पुतले से जादू टोना किया, मुझे दम घोंटने की कोशिश की, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? श्वे लिंगलोंग के गाल लाल हो गए। जल्दी से बोली, महाराज दासी को जादू टोने की कोई कला नहीं आती। वो पुतला तो महाराज ने ही भेंट किया था, आपने दिया तो इस्तेमाल करने में क्या बुराई? वीर प्रताप बोले, ओ मोहिनी, ये बहाने छोड़ो, अगले 7 दिन तक रोज स्नान करके बिस्तर पर इंतजार करना। श्वे लिंगलोंग के पेट में हल्की सी ऐंठन हुई। ये कमीना सम्राट बनते ही और भी बर्बर हो गया। जल्दी राजधानी बदल ले तो यान काउंटी लौट जाएं। वहां लौटते ही ध्यान बढ़ जाएगा। उसने दयनीय स्वर में कहा। दासी समझ गई। वीर प्रताप हंसे। दया दिखाने से कुछ नहीं होगा। जब तक मेरी संतान के गर्भ में न आ जाओ, रोज तुम्हारे महल में आऊंगा। ये सुनकर श्वे लिंगलोंग समझ गई, ये कमीना उसे गर्भवती करना चाहता है। वीर प्रताप कुछ और न बोले, उठे। श्वे लिंगलोंग ने दर्द सहते हुए उनके कपड़े पहनाए। कपड़े पहनकर वीर प्रताप सीधे लिंगलोंग पैलेस से निकल गए। जाते हुए देखकर श्वे लिंगलोंग ने ऊर्जा घुमाई, हल्के से हंसी। मन ही मन बोली, सपने देखो मुझे गर्भवती करने के। उसने ऊर्जा चलाकर शरीर से सारी अशुद्धियां बाहर निकाल दी। हाँ, वो गुलामी मान चुकी थी। वीर प्रताप के हाथों सताए जाना पसंद था, लेकिन इस बैल के लिए बच्चा पैदा करना नहीं चाहती। अगले दिनों वीर प्रताप सच में रोज लिंगलोंग पैलेस आए। श्वे लिंगलोंग पूरी तरह चक्कर में पड़ गई, जैसे देह अब उसकी नहीं रही। आखिरकार समझदारी दिखाए, रात को चुपके चेन वानरों के महल में चली गई। चेन वानरों की मदद से आखिरकार राहत मिली। 1 महीने बाद राजधानी के ज्यादातर काम निपट चुके थे। पुराने सम्राट का अंतिम संस्कार हो चुका। शरीर भले ही न रहा, लेकिन रस्मी ताबूत की जरूरत तो थी। सम्राट के जाने के साथ वीर प्रताप ने औपचारिक रूप से सिंहासन संभाला। महान सुम में नया सम्राट का पहला दरबार। शुवानझेंग हॉल। आज हॉल में सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई गूंज भी ना हो। महान सुम के अफसर चुपचाप खड़े थे, मन में एक अजीब सी बेचैनी। पिछले महीने वीर प्रताप ने बहुत उदारता दिखाई थी, किसी से हिसाब नहीं लिया। लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पुराने सम्राट का संस्कार बाकी था। अब संस्कार हो चुका, वीर प्रताप सिंहासन पर बैठ चुके।
अब देखना था क्या कुछ अफसरों से हिसाब चुकता होगा। तभी हॉल में एक औरत की आवाज गूंजी, सम्राट पधार रहे हैं। औरत की आवाज सुनकर अफसरों के चेहरे पर हैरानी छा गई। इतिहास में कभी कोई औरत दरबार में नहीं आई। आज पहले दिन ही औरत ने शुवानझेंग हॉल में कदम रखा, ये तो अनुचित लग रहा था। फिर सुनहरी पीले रंग का ड्रैगन रोब पहने वीर प्रताप धीरे धीरे ड्रैगन थ्रोन की ओर बढ़े। सितु सेन ने तुरंत सारे सिविल मिलिट्री अफसरों को लेकर घुटने टेके। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, उठो। धन्यवाद महाराज। तब बाय किंग ने घोषणा की, जिनके पास कोई काम हो पेश करें, जिनके पास कुछ न हो दरबार से विदा हो जाएं। शब्द खत्म होते ही राइट्स मिनिस्ट्री का एक अफसर खुद को रोक न सका। आगे बढ़ा और बोला, महाराज, इतिहास में कभी कोई औरत दरबार में नहीं आई। वो अभी बोल भी पूरा न कर पाया था कि वीर प्रताप ने बीच में टोक दिया। मैंने फैसला कर लिया है, अब से महान सुम में खोजा प्रथा खत्म। ये सुनकर राइट्स मिनिस्ट्री का मंत्री घबरा कर बोला, महाराज ऐसा न कीजिए। अगर खोजा प्रथा खत्म कर दी गई तो महल में चोर डाकू घुस आए तो क्या होगा? हाईआरईएम की रक्षा कौन करेगा? वीर प्रताप ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, महान सुम के महान पूर्वज ने जब राजवंश की नींव रखी थी तब खोजे थे ही नहीं। क्या उस वक्त महल में कोई उपद्रव हुआ था? पुराने जमाने से लेकर अब तक महल में अफरा तफरी मचाने वाले ज्यादातर इंपीरियल गार्ड के लोग ही रहे हैं। क्या महाराज अब सारे गार्ड्स को खोजा बना देंगे? ये शब्द सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कुछ मंत्रियों के मन में चमक दौड़ गई। खोजे खत्म हुए तो कास्ट्रेटेड फैक्शन भी खत्म। नया सम्राट के पास कोई अलग ताकत का गुट नहीं बचेगा। सिविल अफसरों के लिए तो ये सोने पर सुहागा था। तुरंत रेवेन्यू मिनिस्ट्री का मंत्री खड़ा हो गया। मंत्री महाराज के फैसले का समर्थन करता है। मनुष्य को खोजा बनाना स्वर्ग और प्रकृति के खिलाफ है। रेवेन्यू मंत्री के बोलते ही लिन गाओयुआन भी बोले, मंत्री भी महाराज का साथ देता है। जो काम खोजे कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं। खोजों की जरूरत ही क्या? ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया है। यहाँ बहुत सी औरतें युद्ध कला में पारंगत हैं। उनकी ताकत और फुर्ती खोजों से कहीं ज्यादा। महल में औरतों और इंपीरियल गार्ड के मर्दों से काम चल सकता है। मासिक धर्म को नियंत्रित करने की कला भी यहाँ आसान है। खोजों की जरूरत सच में नहीं। वीर प्रताप ने कहा, बहुत अच्छा। ये मामला यही खत्म। ये छोटी बात है, इसमें ज्यादा वक्त बर्बाद न करें। छोटी बात? अफसरों के कान खड़े हो गए। खोजा प्रथा जैसी पुरानी रिवाज को खत्म करना महाराज के लिए छोटी बात, तो फिर बड़ी बात क्या होगी? वीर प्रताप ने आगे कहा, मैं राजधानी यान काउंटी में शिफ्ट करने का फैसला कर चुका हूं। मेरे प्रिय मंत्रियों का क्या विचार है? ये शब्द जैसे बम फटा। पूरा दरबार हिल गया। नया सम्राट राजधानी बदलना चाहता है? कैसे मुमकिन? महान पूर्वज से लेकर अब तक यही राजधानी रही है, इसे कैसे छोड़ सकते हैं? हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई, जैसे कोई बाजार लग गया हो। तभी लिन गाओयुआन फिर खड़े हुए। मंत्री महाराज के फैसले का समर्थन करता है। ये सुनकर सब स्तब्ध। क्या लिन गाओयुआन राजधानी बदलने से सहमत? लिन परिवार कितनी पीढ़ियों से राजधानी में बसा है, क्या वो अपनी जड़ों को नहीं सोच रहे? क्या लिन गाओयुआन को डर है कि पुराने सम्राट के मंत्री होने की वजह से वीर प्रताप से बदला लिया जाएगा, इसलिए इतनी जल्दी समर्थन? राइट्स मिनिस्ट्री का मंत्री फिर खड़ा हुआ। महाराज, महान पूर्वज से राजधानी यही रही है। अब बदलना पितरों के प्रति महापातक होगा। राज परिवार के लिए राजधानी पूर्वजों की भूमि है। इसे छोड़ना मतलब पूर्वजों का अपमान। राइट्स मंत्री के बोलते ही कई पुराने जिद्दी अफसर खड़े हो गए। सब विरोध में बोलने लगे। वीर प्रताप को ये विरोध पहले से मालूम था। जब हॉल में थोड़ा शोर कम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं राजधानी बदलने से मतलब ये नहीं कि सब कुछ राजधानी से यान काउंटी ले जाऊं। मैं यान काउंटी में दूसरी राजधानी बनाऊंगा। वहां अलग दरबार लगेगा। जो मेरे साथ उत्तर जाना चाहे आए, जो नहीं चाहे पुरानी राजधानी में रहकर काम करें। ये सुनकर रेवेन्यू मंत्री बोले, महाराज, इससे अफसरों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। दो अलग अलग सरकारें, दोगुने पद मतलब वेतन भी दोगुना। वीर प्रताप ने जवाब दिया, मेरे लिए अभी अफसर बहुत कम हैं। आगे चलकर और ज्यादा चाहिए होंगे पूरे साम्राज्य को संभालने के लिए। ये सुनते ही दरबार के सारे अफसर समझ गए, महाराज का इरादा बड़ा है। पूरी दुनिया एक करने का, दूसरे बड़े राजवंशों को झुकाने का। ऐसे में अफसरों की कमी तो होगी ही।
दरबार में खामोशी छा गई। वीर प्रताप ने कहा, मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूं। सोच विचार कर लो। मैं एक महान विद्वान को राजधानी भेजूंगा। जो मेरे साथ उत्तर आना चाहे आए, जो नहीं पुरानी राजधानी में रहकर महान विद्वान की मदद करे। ये सुनकर अफसर एक दूसरे को देखने लगे, मन में बेचैनी। 2 दरबार, कभी ऐसा हुआ नहीं। 2 दरबार मतलब बंटवारा। जो पुरानी राजधानी में रहेंगे कहीं किसी राजकुमार से मिलकर अलग राह न चुन ले। नया सम्राट की हिम्मत देखो, कितनी बड़ी सोच। वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा था, 2 दरबार बनाने से बंटवारे का खतरा तो है, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी पुल है। जैसे ही संक्रमण का दौर खत्म होगा, पुरानी राजधानी का दरबार धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। वहां सबसे भरोसेमंद अफसर भेज दिए जाएंगे, सबसे वफादार सेना तैनात कर दी जाएगी। सबसे अहम बात, अपने भाई बहनों को भी यान काउंटी ले जाएगा। उन राजकुमारों को पुरानी राजधानी में अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर जो अफसर वहां रहेंगे उनके पास कोई बड़ा काम नहीं बचेगा, बस पूर्वजों की कब्रों की रखवाली और आराम से रिटायरमेंट। दरबार में जब कोई और विरोध न हुआ, वीर प्रताप समझ गए, सबने हामी भर ली। उन्होंने आगे कहा, राजधानी बदलने के बाद भविष्य में वापस भी लौट सकते हैं। अभी जो काम हाथ में है, निपटते ही नई राजधानी बनाऊंगा। अगर मेरे प्रिय मंत्रियों के पास कोई और राय हो तो अब खुलकर कह दें। तभी सितु से आगे बढ़े, विनम्र स्वर में बोले, महाराज, सुना है उत्तर देश में अग्निरथ नाम की एक चमत्कारी सवारी है। एक दिन में हजारों मील तय कर लेती है, बिना रुके थके। क्या ये सच है? वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल सच है। जैसे ही आप लोग अनपिंग शहर पहुंचेंगे, अग्निरथ से उत्तर जा सकेंगे। अनपिंग से यान काउंटी सिर्फ 1-2 दिन का सफर होगा। सितु सेय ने कहा, मंत्री का सुझाव है, राजधानी बदलने के बाद यान काउंटी से पुरानी राजधानी तक रेल की पटरी बिछा दी जाए। फिर उत्तर जाने वाले और दक्षिण आने वाले लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। वीर प्रताप बोले, क्यों? देश में रहते हुए मैंने रेल बिछाने का आदेश दे दिया था। 1 साल के अंदर अग्निरथ राजधानी तक पहुंच जाएगी। सितु सेय ने तुरंत कहा, महाराज की बुद्धि अपार है। अग्निरथ जैसी सवारी से यान काउंटी और पुरानी राजधानी के बीच का फासला सिकुड़ जाएगा। राजधानी बदलने के बाद भी वीर प्रताप का नियंत्रण पुरानी राजधानी पर अटल रहेगा। जब कोई और न बोला, वीर प्रताप ने कहा, अगर कोई और राय नहीं तो राजधानी बदलने का फैसला पक्का। आज के दरबार के बाद हर कोई एक अर्जी लिखे, राजधानी बदलने पर अपनी राय, और क्या उत्तर मेरे साथ चलना चाहते हैं या नहीं। मैं यहां सबको भरोसा दिलाता हूं, उत्तर जाना या न जाना आपकी अपनी मर्जी। किसी पर दबाव नहीं डालूंगा। जो नहीं जाएंगे, पुरानी राजधानी में रहेंगे, उनके लिए भी काम का इंतजाम करूंगा। ये सुनकर सारे मंत्री एक साथ बोले, महाराज की दूरदर्शिता अद्भुत है। वीर प्रताप जानबूझकर पुरानी सोच वाले अफसरों को पुरानी राजधानी में छोड़ना चाहते थे। इन्हें मारना आसान नहीं। अगर सम्राट बिना सोचे समझे कत्लेआम करे तो आगे कोई भरोसा नहीं करेगा। ताकत कितनी भी हो, सम्राट को दया और सख्ती का संतुलन रखना पड़ता है। लेकिन वीर प्रताप बड़े काम करने वाले थे। पुरानी सोच वाले अफसरों को साथ ले गए तो कई नीतियां लागू करना मुश्किल हो जाएगा। टीम में जोश वाले, नई सोच वाले अफसर चाहिए। इस बदलाव में जो रह जाएंगे, ज्यादातर पुराने चालाक लोमड़ी होंगे। ठीक है, इन्हें पूर्वजों की कब्रों की रखवाली सौंप दो। फिर वीर प्रताप ने पूछा, मैंने अपनी बात रख दी। मेरे प्रिय मंत्रियों के पास कोई और काम हो। तभी एक मंत्री खड़ा हुआ, महाराज, ज्यादातर राजकुमार अब बालिग हो चुके हैं। उन्हें अपना राज्य देने का समय आ गया है। ये सुनते ही दरबार में तनाव छा गया। सब जानते थे राज्य देने की पुरानी प्रथा खत्म हो सकती है, लेकिन महाराज का इरादा टटोलना चाहते थे। वीर प्रताप ने हॉल में खड़े राजकुमारों की ओर देखा, मन ही मन मुस्कुराए। ये अभी भी सोच रहे हैं कि कहीं छूटकर आजादी से मौज करेंगे, लेकिन वो मौका नहीं मिलेगा। वीर प्रताप बोले, तुमने याद दिलाया, एक बात तो भूल ही गया था। आज से महानसुम में राज्य प्रथा पूरी तरह खत्म। अब सिर्फ काउंटी प्रथा चलेगी। कुलीन उपाधियां सिर्फ सोना चांदी के विशेषाधिकार के लिए रहेंगी। ये शब्द सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर गया। राजकुमारों की मुट्ठियां भींच गईं। सब समझ गए, महाराज इसी राह पर चलेंगे। तभी एक पुरानी सोच वाला मंत्री खड़ा हुआ, महाराज, ऐसा न कीजिए। राज्य देने की प्रथा पुरानी रिवाज है, इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। वीर प्रताप ने तुरंत जवाब दिया, इस साल मेरे 10 बच्चे हो चुके हैं, उम्र अभी 20 के पार है।
और मैं कम से कम 1000 साल जीऊंगा। हिसाब लगाओ, मेरी मृत्यु तक बच्चे 800 या 1000 हो जाएंगे। फिर उनके बच्चे के बच्चे, क्या सबको राजकुमार बना दूं? अगर सबको राजकुमार बनाया तो 1000 साल में महान सुम में 10,000 या लाखों राजकुमार हो जाएंगे। बड़े बड़े साम्राज्यों की जमीन भी कम पड़ जाएगी। दरबार में सन्नाटा। अफसर सोचने लगे, क्या नया सम्राट इतना फलदायी है? ऊंचे स्तर के योद्धा के लिए संतान पैदा करना मुश्किल होता है। जितनी ऊंची कला उतनी सादगी और संयम। फिर ये 10 बच्चे कैसे? वीर प्रताप ने आगे कहा, महान पूर्वज ने राज्य प्रथा इसलिए शुरू की क्योंकि पूरे महान सुम पर काबू नहीं था। राजकुमारों को जिम्मेदारी सौंपी। अब जमाना बदल गया। महान सुम को राजकुमारों की जरूरत नहीं। मैं अकेला ही सब संभाल सकता हूं। अगर एक दिन महान सुम इतना फैल जाए कि मैं भी न संभाल पाऊं, तब राज्य प्रथा पर विचार करूंगा। ये शब्द भारी थे। मतलब दूसरे साम्राज्यों को मिटाकर महान सुम को फैलाना है। वीर प्रताप ने इतना कह दिया, अब कोई विरोध न कर सका। सब समझ गए, राज्य प्रथा खत्म हो गई। अब राजकुमारों और उनके पोतों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। फिर वीर प्रताप ने हॉल में सबकी ओर देखा। ये मामला भी तय। मेरे प्रिय मंत्रियों के पास कोई और बात? तभी एक मंत्री ने लुई राजकुमार के मामले पर बात की। उसके बाद और कई मुद्दे उठे। ये पहला दरबार था, पुराने काम ढेर थे। कई बातें महाराज के ध्यान की जरूरत नहीं थी, लेकिन अफसर जरूर बताना चाहते थे। वीर प्रताप सोच रहे थे, जल्दी राजधानी यान काउंटी शिफ्ट करनी चाहिए। ये सब झूठे झोलियां को सौंप दूं। पूरा दरबार दिन भर चला। मंत्री लोग शुवांजहेंग हॉल में ही दोपहर का भोजन कर गए। वीर प्रताप को एहसास हुआ, सम्राट बनना कितना बोझिल है। ताकत है, इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन कामों का पहाड़। मन में आया, काश कोई आलसी सम्राट बन जाता, सब छोड़ देता। सम्राट बनना बहुत थकाने वाला है। शाम को दरबार खत्म हुआ। वीर प्रताप थके हुए अपने महल की ओर जा रहे थे कि एक दासी आए। दासी, महाराज को प्रणाम। वीर प्रताप ने एक नजर में पहचान लिया, ये स्नोस्टॉर्म पैलेस की दासी है। पूछा, क्या बात है? दासी बोली, चेन मादाम ने कहा है कि वो जल्दी मिस्टीरियस मून पैलेस लौट रही हैं। ये सुनकर वीर प्रताप ठिठके। फिर बोले, मुझे पता है। और सीधे चेन वानरोग के महल की ओर चल पड़े। चेन वानरोग मूल रूप से मिस्टीरियस मून पैलेस की ओर से वीर प्रताप के सिंहासनारोहण समारोह में शामिल होने आई थीं। अब सिंहासन संभल चुका, उनका काम पूरा हो गया। पैलेस में ढेर सारे काम इंतजार कर रहे थे। उन्हें लौटना ही था, लेकिन दिल से अलग होना आसान नहीं था। इतने दिनों साथ रहने से चेन वानरोग को इस आदमी की सच्चाई अच्छी तरह पता चल चुकी थी। वीर प्रताप को औरतों का शौक था, ये सच था, लेकिन उस शौक के पीछे एक साफ मकसद था, अपनी रानियों और रखैलियों से संतानें पैदा करना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझता था। वीर प्रताप अपनी औरतों के साथ बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि राक्षस संप्रदाय की मोहिनी श्वेलिंगलॉन के साथ भी। बिस्तर पर वो कितना भी उग्र हो जाए, लेकिन बाद में वो उसकी देखभाल करता, प्यार से लाड करता। पहले चेन वानरों को लगता था कि कोई जादू टोना या प्रभाव है जो उन्हें इस आदमी से मोहित कर रहा है, लेकिन अब वो मान चुकी थी, वो सच में इस कमीने से प्यार करने लगी है। और उसके औरतों के प्रति लगाव को वो अब बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी थी। बल्कि अब वो उसकी कमी नहीं लगती, क्योंकि वो जानती थी वीर प्रताप को कोई एक औरत कभी नहीं बांध सकती। अब बदला पूरा हो चुका था। अपना देश वापस लाना अब नामुमकिन सपना बन चुका था। उनके पास अब सिर्फ एक ही सहारा बचा था, ये कमीना वीर प्रताप। जल्दी ही उसे छोड़कर जाना था। लंबे समय तक इस कमीने को न देख पाने का विचार आते ही चेन वानरों के होठों से एक हल्की सी आह निकल गई। उसी पल महल का दरवाजा खुला। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए द्वार पर खड़े थे। प्रिय, क्या मुझे छोड़कर जाने का दुख हो रहा है? बोलते हुए उनकी नजरें चेन वानरों पर ठहर गईं। नीले महल के वस्त्र में लिपटी चेन वानरों की काया और भी मोहक लग रही थी। महीन कपड़ा उनके सुडौल शरीर से चिपका हुआ था, हर वक्त साफ झलक रहा था। बाल ऊंचे जूड़े में बंधे, गौर वर्ण की गर्दन नंगी, चेहरा एकदम राजकुमारी जैसा, जैसे कोई देश की शान हो। उन्हें देखकर वीर प्रताप ने कहा, महाराज अब सम्राट हैं, फिर भी इतनी घनिष्ठता से क्यों बुलाते हैं? इस जमाने में पद प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती थी। वीर प्रताप ने शैडो शिफ्टिंग से एक झटके में उनके पास पहुंचकर कमर में बाहें डाल ली। कान में फुसफुसाए, बाहर मैं सम्राट हूं, लेकिन अपने महल में अपनी औरतों के सामने मैं सिर्फ तुम्हारा प्रिय हूं।
अगर अपनी प्रिय से भी इतनी दूरी रखूं तो अकेला राजा बनकर क्या करूंगा। मुझे अकेलापन पसंद नहीं। ये सुनकर चेन वानरों के होठों पर अनजाने में मुस्कान तैर गई। इसीलिए तो वो इस आदमी को पसंद करती थी। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी वो अपनी औरतों के साथ वही रहा, सच्चा, निडर, घनिष्ठ। कुछ लोग सत्ता मिलते ही बदल जाते हैं, पहचान में नहीं आते। चेन वानरों नहीं जानती कि भविष्य में वीर प्रताप बदलेंगे या नहीं, लेकिन अभी तक नहीं बदले। तभी वीर प्रताप का हाथ उनकी नितंबों पर सरक आया। शरारत शुरू। पहली मुलाकात से आज तक ये कमीना जोका त्यों? फिर उन्होंने पूछा, वानरों सच में लौट जाओगी? चेन वानरों ने कहा, गुरु ने संदेश भेजा है। पैलेस में बहुत काम है, मुझे लौटना ही पड़ेगा। उसी वक्त वीर प्रताप का दूसरा हाथ उनकी कमरबंद पर था। उसे खोलते हुए बोले, गुरु तो खुद लौट आएगा, फिर तुम्हें ही क्यों जाना पड़ रहा? कौन जाने इस बार पहाड़ पर जाकर कब उतरोगी? चेन वानरों ने तुरंत कहा, अगले साल। ये सुनकर वीर प्रताप ने उनकी फीनिक्स आंखों में झांका। पलके घुमावदार, आंखें साफ लेकिन बेहद कोमल। चेन वानरों बोली, पैलेस के आंतरिक मामलों को निपटाकर अगले साल उतरूंगी। तुम्हें ढूंढने आऊंगी। ये सुनकर वीर प्रताप मुस्कुराए। कमाल है, तुम्हारे मुंह से इतनी आगे की बात सुनना दुर्लभ है। मेरी देवी आखिरकार समझ आई। शब्द खत्म होते ही चेन वानरों का चेहरा फिर ठंडा हो गया। बोली, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी तो सिर्फ कल्टीवेशन के लिए, ज्यादा मत सोचना। वीर प्रताप ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। उनके खुलते बाल बिस्तर पर फैल गए। कमरबंद खुल चुकी थी, अंदर का सफेद वस्त्र झलक रहा था। ऊपर से उन्हें निहारते हुए वीर प्रताप बोले, प्रिय, हमने कितनी बार एक दूसरे को पाया है, फिर भी इतनी संकोच। चेन वानरों बिस्तर पर लेटी सिर्फ उनकी आंखों में देख रही थी, नजर नहीं हटा रही थी, चेहरा भावहीन। वीर प्रताप अपनी हरकतें जारी रखे हुए थे। तभी चेन वानरों के होठों से एक हल्की मम निकली। ये सुनकर वीर प्रताप के होठों पर मुस्कान फैल गई। फिर उन्होंने झुककर कान में फुसफुसाया, देवी, आज रात थोड़ा और जोर लगाएं। मेरी संतान पैदा कर दो। शायद तुम्हारी गुरु तुम्हें मेरे पास ज्यादा समय तक रहने दें। उनकी गहरी आवाज सुनकर चेन वानरों के बर्फ जैसे गालों पर लाली फैल गई। फिर भी शांत स्वर में बोली, योद्धा के लिए गर्भ धारण करना इतना आसान नहीं होता। वीर प्रताप ने सिर थोड़ा उठाया। फिर से उनकी वो रूप राशि निहारी जो देश दुनिया को लूट ले। मन में उथल पुथल मच गई। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, चेन वानरों ने पूछा, सम्राट बनने के बाद क्या बदल जाओगे? ये सवाल सुनकर वीर प्रताप ठिठक गए। इतना गहरा सवाल नहीं सोचा था। फिर संभल कर बोले, भविष्य तो कोई नहीं जानता। ये सुनकर चेन वानरों का चेहरा नहीं बदला, लेकिन मन में हल्की सी उदासी छा गई। वो जानती थी इंसान बदलते हैं। बचपन में वो हंसमुख लड़की थी, जब तक उनका देश तबाह नहीं हुआ। उसके बाद चुप, ठंडी, बर्फ जैसी। फिर ये कमीना मिला। बदलाव तो होता है, लेकिन चेन वानरों को अभी भी कुछ भरोसा चाहिए था, बस मन को शांति के लिए। वीर प्रताप ने आगे कहा, लेकिन एक बात पक्की है, चाहे मेरा स्वभाव बदल जाए, तुम्हारे प्रति मेरे मन की भावना नहीं बदलेगी। मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगा, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी वो खूबसूरती जो मछली को शर्माती है और हंस को लजाती है, तुम्हारा वो ठंडा शाही स्वभाव और वो आवाजें जो तुम बिस्तर पर निकालती हो। ये सुनकर चेन वानरों का दिल हल्का सा डगमगाया, लेकिन तुरंत ठंडे स्वर में बोली, मीठी मीठी बातें करने वाले। वीर प्रताप हंसे। मीठी बातें हैं या सच, ये 100 साल बाद या 1000 साल बाद पता चलेगा। चेन वानरों ने उनकी आंखों में देखा, फिर पूछा, ये सब बातें तुमने अपनी सारी रानियों और रखैलियों से भी कही होंगी ना? वीर प्रताप बोले, अभी तक सिर्फ तुमसे कही है। चेन वानरों ने कहा, अब मैं तुम्हारी औरत हूं, तुमसे अलग नहीं हो सकती। अब मीठी बातों की जरूरत नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।